गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप्स के लिए। माई सेल्फ प्रीतम कुमार यादव, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इस सेमेस्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक पेपर जिसका नाम है एसी मशीन, एसी मशीन्स। तो 5th सेमेस्टर में हम जो है एसी मशीन्स पेपर जो है डिस्कस करेंगे। इस पेपर में आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट है। पहला यूनिट है फर्स्ट यूनिट, एक तरफ यूनिट लिख लेते हैं और एक तरफ नेम ऑफ टॉपिक्स। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। याद होगा जब हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे ट्रांसफार्मर के बारे में, और फिर हम लोग पढ़े थे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में। यहाँ पर हम लोग एसी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो यूनिट है, सेकेंड चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो है 3 फेज अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर। अल्टरनेटर कह सकते हो या इसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर भी कह सकते हैं। 3 फेज अल्टरनेटर या हम लोग कह सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट थर्ड जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस मोटर। थर्ड टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। और लास्ट जो यूनिट है जो हम लोग को पढ़ना है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, या सिंगल फेज मोटर भी कह सकते हो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज मोटर भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, या सिंगल फेज हम लोग मोटर भी कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये 4 यूनिट है जो कि हम लोग को 5th सेमेस्टर एसी मशीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में डिस्कस करना है। देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है कि सिर्फ 4 ही यूनिट है, ठीक है ना, तुरंत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, बहुत सारा टॉपिक्स है जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स जो कैरी करता है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। इस 3 फेज इंडक्शन मोटर से लगभग आपको बता दें कि लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कितना मार्क्स का? हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाता है, ठीक है ना। ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर से लगभग आप देखोगे कि इसमें से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में रहेगा, ठीक है, 10 से 15 नंबर का। सिंक्रोनस मोटर है, इससे भी आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रहेगा। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इससे भी आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, 15-15 30, 30-30 60, 60 और 10 70। हो सकता है इसमें से आ जाए 15-15 30, इससे 10 पूछ दे, ठीक है ना। हो सकता है 30 और 10 40, 40 और 30 70। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का है, और इस 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स जो है कि आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और 30 मार्क्स का जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 70 मार्क्स जो है वो हो गया आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम, और 30 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम जो कि कॉलेज में होता है। 70 मार्क्स, ठीक है ना। इस 70 मार्क्स में से मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकॉर्डिंग टू आवर SVT, ठीक है ना। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, 1 मार्क्स का रहता है। और 5 क्वेश्चंस जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, जो कि 4-4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स ईच। और 5 4 जा 20, लगभग 20 मार्क्स का ये आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है।
और उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स का होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हम लोग लेते हैं, और ये टोटल 30 मार्क्स का होगा। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये ओवरऑल 30 + 20 50 + 20 70 मार्क्स का ये आपको टोटल जो है आपको अटेम्प्ट करना होगा एक्सटर्नल एग्जाम में। देखो नॉर्मली जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया रहता है उसमें और रहता है 1 का, और फिर 2 का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 2 में और रहेगा, 3 में और रहेगा, इस तरह और करके। तो ओवरऑल देखा जाए लगभग 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना, इस 20 क्वेश्चंस में से और करके रहेगा आपको 20 क्वेश्चंस। तो ये 20 क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर से आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 फेज अल्टरनेटर, तब सिंक्रोनस मोटर, और तब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जैसे कि यूनिट दिया हुआ है बिल्कुल सेम वे में, ये दोनों से लगभग सेम मार्क्स 10 to 15, इससे थोड़ा कम भी रहता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर से पूछता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग को डीसी मशीन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट मेथड्स के बारे में, ठीक है ना, फ्लेमिंग्स रूल के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेंज लॉ, फिर फैराडेज लॉ के बारे में बताया गया था, फिर मैग्नेटिज्म पर भी हम आपको डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वहाँ से भी निकल के आएगा, ठीक है ना। आपको हम लोग बताए थे डीसी में भी आपको जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बताए थे, ठीक है ना, स्टेटर के बारे में, रोटर के बारे में, जहाँ पर वहाँ पर हम लोग फील्ड और आर्मेचर वर्ड का यूज़ किए थे खास तौर पे। तो ये सारा टर्म्स जो है यहाँ भी हम लोग को इस एसी मशीन में देखने को मिलेगा। और कुछ लॉ जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, उस लॉ का भी हम लोग, ठीक है ना, ये सारे एसी मशीन्स में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे फैराडेज लॉ हो गया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ हो गया, फ्लेमिंग्स का रूल हो गया। तो वो सब जो है कि आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, तब हम लोग जो है कि एसी मशीन जो है इजी वे में समझ सकते हैं। अब जैसे यूनिट 1 जो कि 30 मार्क्स का है, 35 भी कह सकते हो, 35 मार्क्स का 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंडक्शन मोटर है क्या, ठीक है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर किसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे जो है कि जब हम सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई, एसी सप्लाई देते हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम सप्लाई दिए तो मशीन कैसे घूमता है, कैसे रोटेट करता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है ना, किस किस प्रिंसिपल का हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे, क्या क्या प्रिंसिपल हम लोग लगाते हैं जिससे कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, और उससे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन भी डिस्कस कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मशीन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एक को हम लोग कहते हैं स्टेटर और दूसरे को हम लोग रोटर। स्टेटर इज कॉल्ड द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, रोटर इज कॉल्ड द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। तो स्टेटर और रोटर के बारे में सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, और रोटर के आधार पर 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्लासिफाइड भी किया गया है, तो उस क्लासिफिकेशन में के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और साथ साथ जो क्लासिफिकेशन किया गया है मशीन को, ठीक है, 2 तरह का मोटर होता है नॉर्मली, ठीक है ना, एक को हम लोग कहते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक को कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, दोनों मशीन के बारे में कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का कंडीशन में हम लोग कौन सा मोटर का खास तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग टॉर्क इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉर्क इक्वेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लिप क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, स्लिप स्पीड क्या होता है, ठीक है ना, डिफरेंट टर्म्स है, वो सबको डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क इक्वेशन, और टॉर्क इक्वेशन के मदद से हम लोग
टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम रेसिस्टेंस को वेरी कराते हैं, जब हम सप्लाई वोल्टेज को वेरी कराएंगे, जब हम रिएक्टेंस को वेरी करते हैं, तब हम देखेंगे कि टॉर्क स्पीड और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट के बारे में हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे। साथ साथ कंडीशंस हम लोग निकालेंगे, मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, ठीक है ना, मैक्सिमम कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में क्या होगा मशीन का, तो वो मैक्सिमम कंडीशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा हम लोग इंडक्शन मोटर में हम लोग स्लिप कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है, क्या क्या डिफरेंट टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग स्लिप को फाइंड आउट करते हैं, वो सारा मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग फेजर डायग्राम भी आप लोग हम लोग चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग जो कहते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, कैसे हम मशीन के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम घटा सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट टेक्निक है, क्या क्या मेथड है, ठीक है ना, जिसको अप्लाई करके हम चाहे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्पीड को वेरी करा सकते हैं। तो स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग स्टार्टर के बारे में, स्टार्टर का क्या फंक्शन है, स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, डीसी में भी पढ़े होंगे, डीसी मशीन में भी स्टार्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, है ना, वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, इस तरह का स्टार्टर जो कि हम लोग खास तौर पे शंट और डीसी कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर जो है कि डिस्कस करेंगे, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट नहीं है, कुछ और स्टार्टर्स है जो कि हम लोग खास तौर पे यूज़ करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो उस स्टार्टर के बारे में कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है कि डिफरेंट टॉपिक्स है, एफिशिएंस डिफरेंट हमारा बेसिक टॉपिक्स है, ठीक है ना, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डबल केज इंडक्शन मोटर हो गया, डबल केज इंडक्शन मोटर हो गया, डबल केज इंडक्शन मोटर किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सारा चीज़ जो है कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए ये काफ़ी बड़ा जो है कि टॉपिक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जिसमें से आप देखोगे कि न्यूमेरिकल्स भी पूछता है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें आप मान लो कि 30 to 35 भी कह सकते हो, 30 to 35 मार्क्स, ठीक है, 30 to 35 मार्क्स मीन्स ओवरऑल 70 मार्क्स में से 35 मार्क्स यहीं से आता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर से। तो इसलिए सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग को बनाना है, हम लोग साथ साथ बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 3 फेज अल्टरनेटर के बारे में, अल्टरनेटर जिसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2 तरह का होता है, एक सैलिएंट पोल, एक नॉन सैलिएंट पोल, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिलिंड्रिकल पोल टाइप भी कहते हैं अल्टरनेटर। और साथ साथ हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस, डिफरेंट एडवांटेजेस, व्हाई आर्मेचर इज केप्ट स्टेशनरी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड, ठीक है ना। तो जैसे कि नॉर्मली आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग जो है कि मशीन में आर्मेचर इज कॉल्ड द रोटेटिंग पार्ट, डीसी में आप लोग पढ़े होंगे कि आर्मेचर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, है ना, और जो फील्ड है दैट इज द स्टेशनरी पार्ट। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रिवर्स वे में, उल्टा, ठीक है। लो रेटिंग में इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग हाई रेटिंग में जाएंगे तो देखेंगे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर जाता है। आर्मेचर को हम लोग स्टेशनरी पार्ट के रूप में ट्रीट करने लगते हैं और फील्ड को जो है कि रोटेटिंग पार्ट के रूप में ट्रीट करने लगते हैं, जिसको रोटर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे हम चेंज करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को, और साथ साथ हम देखेंगे ऐसा करने से क्या एडवांटेज है। नॉर्मली हाई रेटिंग में किया जाता है, हाई रेटिंग मशीन में, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या एडवांटेजेस है। इसके बाद हम लोग ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर और यू कैन से अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आवर डिज़ाइन, जैसे फुल पिच हो गया हमारा, बैक पिच हो गया, फ्रंट पिच हो गया, है ना हमारा, ठीक है।
उसके बाद जैसे डीसी में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ पिच के बारे में, तो उस तरह का हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिसको हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। और तब हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं पिच फैक्टर और दूसरे को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन जो कि डीसी मशीन में भी आप लोग पढ़े थे। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर, और फिर हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन एट वेरियस पावर फैक्टर। मीन्स जब हम लोग पावर फैक्टर को वेरी कराते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, तब हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन का क्या जो है कि इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंजेस आता है आर्मेचर रिएक्शन में, मशीन में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर, और फिर उस रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है, एमएमएफ मेथड है, फिर डिफरेंट मेथड्स है जिसके मदद से हम लोग जो है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करते हैं, इम्पीडेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जिसके मदद से हम लोग जो अल्टरनेटर का सिंक्रोनस इम्पीडेंस को फाइंड आउट करने से रेगुलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर मशीन के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग जो है कि अल्टरनेटर के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम लोग सिंक्रोनस मोटर में। सिंक्रोनस मोटर में आप देखोगे इसमें भी हम लोग जो है कि सबसे पहले इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कैसे अल्टरनेटर काम करता है, कंस्ट्रक्शन, जैसे 3 फेज अल्टरनेटर में हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर, वही कंस्ट्रक्शन, सिमिलर कंस्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर के लिए रहेगा। इसका ऑपरेशन देखेंगे तो फिर इसका भी ऑपरेशन देखेंगे, सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे ऑपरेट करता है, और क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स है, क्या क्या डिफरेंट मेथड है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। साथ साथ हम लोग वी कर्व के बारे में पढ़ेंगे, वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, हंटिंग क्या होता है, फेज स्विंगिंग क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स है जो कि खास तौर पे आपको सिंक्रोनस मोटर में मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, एक है हमारा लोड वेरिएशन। लोड वेरिएशन यदि हम करते हैं, ठीक है, मशीन में, और एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखते हैं तो मशीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जस्ट रिवर्स है कि लोड को कांस्टेंट रखा जाए और एक्साइटेशन को यदि वेरी करा जाए तो फिर सिंक्रोनस मोटर में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिंक्रोनस मोटर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा लास्ट टॉपिक जो है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और फिर या सीधे कहो तो सिंगल फेज मोटर। इससे भी हमारा क्वेश्चन रहता है, लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, और 1-2 ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो 12-15 नंबर मैक्सिमम, 10, 11, 12 इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा इतना मार्क्स का। अब सिंगल फेज जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी कुछ इसी तरह का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, हल्का सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट कराते हैं, ठीक है ना। इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को समझेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी जानेंगे कि इसके डिज़ाइन को कैसे हम लोग इसमें वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखिएगा कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, रेसिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है ना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस स्टार्ट, कैपेसिटेंस रन, इंडक्शन स्टार्ट, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा मोटर है सिंगल फेज मोटर, जैसे सैडेड पोल टाइप मोटर, सैडेड पोल टाइप मोटर भी हम लोग इसमें डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें यूनिवर्सल मोटर हो गया, हिस्टरेसिस मोटर हो गया, रिलक्टेंस मोटर हो गया, ठीक है, बहुत तरह डिफरेंट टाइप्स मोटर है जो कि खास तौर पे आप देखोगे पब्लिक सेक्टर एग्जाम में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, आजकल सिंगल फेज से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। तो वो सारे मोटर्स के बारे में हम लोग चाहे तो इसमें डिस्कस कर सकते हैं, सबका कंस्ट्रक्शन, सबका वर्किंग प्रिंसिपल, साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन, कहाँ कौन सा मोटर का
यूज़ करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर का कहाँ करते हैं, शेडेड पोल मोटर का कहाँ करते हैं, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर का कहाँ करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का कहाँ करते हैं, ठीक है ना। उस तरह जो है कि डिफरेंट टाइप्स का जो भी मोटर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबका एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पब्लिक सेक्टर एग्जाम के लिए, कोर पेपर है एसी मशीन्स, खासतौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप से। आप देखोगे कि इससे पब्लिक सेक्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है। लगभग आप देखोगे किसी भी पब्लिक सेक्टर एग्जाम में यदि 100 मार्क्स का लेके चले, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 100 मार्क्स का लेके चले, तो लगभग आप देखोगे कि 20 मार्क्स का क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछा जाता है। 20 मार्क्स मशीन से, सिर्फ मशीन से, एसी मशीन और डीसी मशीन। डीसी मशीन जैसे ट्रांसफार्मर, आप लोग पढ़े, ट्रांसफार्मर में पढ़े, टॉपिक था ट्रांसफार्मर और डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, वहाँ था। यहाँ पर क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, ठीक है ना, सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये सब मिला के लगभग 20 से 25 मार्क्स भी ले सकते हो। तो ये इतना क्वेश्चन आता है, कोर पेपर है, मेन पेपर है। इसके बाद हम लोग बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा बुक आप रेफर करोगे, ठीक है, कौन सा बुक आप यूज़ करोगे। तो जो सबसे कॉमन बुक है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए, वो है हमारा BL थ्रेजा। BL थ्रेजा का वैसे बीटेक वाले स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। BL थ्रेजा का बुक जो है इलेक्ट्रिकल मशीन वॉल्यूम 2, ठीक है ना, आप वॉल्यूम 2 करके मिलेगा आपको। बहुत अच्छा बुक है जिसमें आपको लगभग सभी टॉपिक जो है उसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है, और एक बेस्ट लैंग्वेज में भी उसमें जो है कि लिखा गया है, ठीक है ना, और जो कि आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक TMH पब्लिकेशन का बुक आता है कोठारी एंड नागरथ का, ठीक है, तो वो भी बुक बहुत अच्छा है, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो। PS भीमरा का बुक है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, चीज़ को बहुत एलाबोरेट कर दिया गया है। तो किसी को यदि और ज़्यादा पढ़ना हो, किसी चीज़ को और ज़्यादा से चीज़ को समझना हो, तो आप चाहो तो PS भीमरा का भी बुक ले सकते हो। तो नंबर ऑफ बुक्स आर देयर इन द मार्केट, बहुत सारा हमारा मार्केट में जो है कि नोट्स टाइप में भी मिल रहा है, बहुत सारा बुक्स है। तो बुक कोई भी ख़राब नहीं है, ठीक है, कोई ख़राब नहीं होता, वो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उसको पढ़ रहे हो, चीज़ को कैसे समझ रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो कोई भी बुक्स ले सकते हो। जैसे याद होगा हम लोग डीसी मशीन के लिए BL थ्रेजा लिए थे, तो उस बुक का ही आप यूज़ कर सकते हो, दोबारा से बुक खरीदने का भी जरूरत नहीं है। सेम बुक आप यूज़ करके उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, सारा टॉपिक्स जो है उसमें डिस्कस किया गया है। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर, और 3 फेज इंडक्शन मोटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा बनाएंगे। तो टच में रहिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और विल डिस्कस 3 फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू।